Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the lecture 11 of molecular base of inheritance. In the 10th lecture we have discussed about the DNA replication in prokaryotes. In this lecture we will discuss about the DNA replication in eukaryotes. देखिए बेटा, अगर आपके NCERT की बात करेंगे, your NCERT is only mentioning the DNA replication in prokaryotes. बट अगर मैं या मेरी तरफ से आपको ये चीज प्लस में मिल रही है, डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आपको डीप में नहीं पढ़नी है, आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस जाननी है। एज यू आर यूकैरियोट, हम खुद यूकैरियोट से, तो अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर इकोलाई के बारे में हमें पता है, कम से कम अपने बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या यूज हो जाता है। अगर डीप में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से तो पढ़नी ही है, या क्वेश्चन भी कभी कभी बन सकता है। कम से कम 5% आपको एनसीईआरटी के बाहर निकलना है, सो दैट आपको एनसीईआरटी से हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए, आप ऊपर हेडिंग लिखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यहाँ पे मैं पहले से मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे डीप में नहीं पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स नहीं पढ़ना है, बस डिफरेंसेस आपको देखने, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होता तो इसमें बहुत मजा आता पढ़ने में, ठीक है। अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको अलग से पढ़ा सकता हूं। तो चलिए, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स हम देखेंगे। अगर हम बात करेंगे, द डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स आर क्लोजली रिजेंबल्ड विद द प्रोकैरियोट्स, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की बात करेंगे, ये क्लोजली रिजेंबल हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको देखनी है। अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 डिफरेंस, दैट इज मल्टीपल ओआरआई साइट्स इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए मल्टीपल ओआरआई साइट्स होती है, यानी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ठीक है। बट अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे तो यहां पे बेटा मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं। तो अगर यहां पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स में बोल रहा हूं, इट मींस दैट बेटा कि यहां पे मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाएंगी। यहां पे मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाएंगी इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एक ही रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। एंड यही रीजन है कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन रैपिडली हो जाती है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 डिफरेंस इज, यहां पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती है, तो प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट बेटा होती है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे, यहां पे बेटा 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेसेस आपको मिलेंगे, 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेसेस आपको मिलेंगी। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे बेटा, प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बोला डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है। बट यहां पे 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। नंबर 1 इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, नंबर 2 इज डीएनए पॉलीमरेज बीटा, नंबर 3 इज डीएनए पॉलीमरेज गामा, नंबर 4 इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड नंबर 5 इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। एक सेकेंड। सो यहां पे 5 डिस्टिंक्ट पॉलीमरेजेस डीएनए पॉलीमरेज आपको मिलेंगी। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। अगर मैं यहां पे बात करूंगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की एक फंक्शन होती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को यहां पे सिंथेसाइज करता है। आई होप आपको पता होगा कि आरएनए प्राइमर क्या होता है। आरएनए प्राइमर शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है आरएनए का, जो 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। उसी आरएनए प्राइमर की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को। अगर हम बेटा प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर आपको पता होगा कौन ये करता है बेटा,
कौन सिक्रेट करता है, सिंथेसाइज करता है, वहां पे प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर बेटा एंजाइम एक करता है सिंथेसाइज को हम प्राइमेज एंजाइम कहते हैं। तो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स प्राइमेज एंजाइम में आप याद रखेंगे, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हो जाता है बाय द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा डीएनए पॉलीमरेज बीटा, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज बीटा को देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज बीटा की एक फंक्शन होती है, ये रिपेयर ऑफ डीएनए करता है, डीएनए को रिपेयर करता है। ठीक है बेटा। आपकी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि डीएनए डैमेज भी हो जाता है, उसको फिर रिपेयर भी किया जाता है। ये आगे हायर क्लास में आपको पढ़ना है, एमएससी में आपको पढ़ना है, बीएससी में आपको पढ़ना है। बट जब डीएनए में कोई खरोच आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, उसको रिपेयर करता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स बेटा, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको डीएनए पॉलीमरेज 2 मिलेगा। ठीक है बेटा। डीएनए पॉलीमरेज 2 मिलेगा जो रिपेयर ऑफ डीएनए में हेल्प करता है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे बेटा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द रिपेयर ऑफ डीएनए। वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर हम बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 था जो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता था। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज गामा पार्टिसिपेट करता, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो अगर हम डेल्टा से पहले देखेंगे बेटा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज गामा है। डीएनए पॉलीमरेज गामा क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपको पता हो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे, अपने सेल की बात करेंगे, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग से क्या होता है बेटा, अलग से डीएनए होता है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको भी रेप्लिकेशन होनी है ना, तो उसकी रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल यही डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है। सो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इज पार्टिसिपेट इन द रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, ये गामा था, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा अब इसके बाद है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की अगर हम बात करेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड्स। यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 था फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, for the synthesis of the leading and the lagging strands of the DNA. But यहाँ पे कौन है, DNA polymerase delta जो responsible है for the replication of leading and lagging strands। ठीक है, ये आपको याद रखना, आपको correlate करना, आपको differences देखनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे DNA polymerase epsilon की, ये जो DNA polymerase epsilon है, it is involved in the proofreading function of the DNA replication। जो proofreading function है DNA replication की, क्या अगर डीएनए रेप्लिकेशन के, अगर यहां पे मैं बात करूंगा इसी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। अगर ये बनने में जो नए डीएनए की सिंथेसिस हो जाए, नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, अगर उसमें कोई गलती मिस्टेक हो जाएगी तो या ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग बोले तो यहाँ पे इसको प्रूफ रीड करना कि क्या मैंने कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स मिलाए कि नहीं, उसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अगर हम इसी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन इन्वॉल्व है इन द प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है प्रूफ रीडिंग
के लिए रेस्पॉन्सिबल, प्रूफ रीडिंग के लिए वो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर प्रूफ रीडिंग के बाद उसको लगा कि कोई मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक भी वहाँ पे करेक्ट कर देता है। ये 5 डिस्टिंक्ट पॉलीमरेजेस है यहाँ पे यूकैरियोटिक डीएनए में, जो डीएनए रेप्लिकेशन में अलग अलग काम करते हैं। और एक बार यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स की है, इट इज क्लोजली रिजेंबल विद द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। नंबर 1 इज मल्टीपल ORI साइट्स, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकेशन साइट होती है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स मल्टीपल ORI साइट्स आपको मिलेंगे, जिनसे मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाएंगे। जब मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाएंगे तो रैपिड रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में इसी की वजह से हो जाती है। और यहाँ पे बेटा 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। One is DNA polymerase alpha. DNA polymerase alpha is responsible for synthesis of the RNA primer in case of the eukaryotes. But in case of the prokaryotes, बेटा यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में RNA प्राइमर को सिंथेसाइज कर देते हैं। नंबर 2 इज DNA polymerase beta. अगर हम DNA polymerase beta की बात करेंगे बेटा, ये रिपेयर ऑफ द डीएनए को रिपेयर कर देता है। बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स वहां पे DNA polymerase 2 होता है, जो क्या काम करता है बेटा, रिपेयर ऑफ डीएनए, रिपेयरिंग ऑफ द डीएनए में मदद देता है। उसके बाद अगर मैं तीसरे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की बात करूंगा, इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है ये पार्टिसिपेट करता है इन रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बिकॉज हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से डीएनए होता है। ठीक है बेटा, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। उसकी भी रेप्लिकेशन होनी है, वो भी जरूरी है, तो उसको रेप्लिकेट करने में मदद देता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। उसके बाद अगर हम 5th वाले की बात करेंगे, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखना, प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में प्रूफ रीडिंग फंक्शन एक डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है और मोस्टली डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ये याद रखना, ये आप पहले लिखेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें बहुत मजा है, वो आप देखेंगे, उसी से हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पहले आप लिखिए, इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन। सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन। देखिए बेटा, जो सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन है, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन नहीं मिलेगा। बट यू हैव टू कोरिलेट रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन विद द सेल साइकिल। जब आप ये कोरिलेट करेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जो है, कितना चीजें जो है, लाइक अगर मैं क्लास 11th में देखूंगा, क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को आप डीएनए रेप्लिकेशन के साथ कोरिलेट करेंगे, इसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को कोरिलेट करके सेल साइकिल के साथ, आपको बिल्कुल पता होगा। और यहाँ पे और एक टॉपिक की मुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट देना है, इसीलिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, अगर हम सेल साइकिल की बात करेंगे बेटा, सेल साइकिल कंसिस्ट
cell cycle consists mainly two distinct phases. ठीक है बेटा, cell cycle consists mainly two distinct phases. Number one is interphase, ठीक है बेटा, and number two is mitotic phase, ठीक है बेटा, M phase, mitotic phase. Interphase and mitotic phase. जो इंटरफेज है बेटा, ये सब डिवाइड होता है तीन फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है बेटा, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है बेटा. अगर हम माइटोटिक फेज की बात करेंगे, माइटोटिक फेज बेटा ये डिवाइड हो जाता है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टेलोफेज में. मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेल साइकिल और रेप्लिकेशन की. सेल साइकिल कंसिस्ट मेनली टू डिस्टिंक्ट फेजेस. नंबर वन इज इंटरफेज एंड नंबर टू इज माइटोटिक फेज. इंटरफेज जो है बेटा, इसमें तीन फेजेस, ये सब डिवाइड होता है तीन फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अगर हम माइटोटिक फेज की बात करेंगे, या इसको हम M फेज कहते हैं, ये जो माइटोटिक फेज है ना बेटा, यहां पे आपको प्रोफेज मिलेगा, मेटाफेज मिलेगा, एनाफेज मिलेगा और टेलोफेज मिलेगा, ठीक है बेटा. जब सेल ग्रो नहीं करती है, when cell is not dividing, when cell is not growing, ठीक है, growing, or in a dominant stage, ये एक फेज में चली जाती है, रेस्टिंग फेज, जिसको हम G0 फेज कहते हैं, उसको हम बेटा G0 फेज कहते हैं. सो सेल साइकिल कंसिस्ट मेनली टू डिस्टिंक्ट फेजेस. नंबर वन इज इंटरफेज एंड नंबर टू इज माइटोटिक फेज. इंटरफेज में क्या क्या आता है, G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है. और अगर हम बात करेंगे माइटोटिक फेज की यानी M फेज की, माइटोटिक फेजेस सब डिवाइड इनटू फोर फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. जब सेल डिवाइड नहीं करते, जब ये डोमिनेंस में होती है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है, ये एक फेज में चली जाती है, इसको हम G0 फेज कहते हैं, ठीक है बेटा, G0 फेज कहते हैं. अगर हम आगे देखेंगे तो इसको मैं यहां पे एक ही सर्कल में बना देता हूं इस सेल साइकिल को, और उसी से रिलेट करूंगा डीएनए की रेप्लिकेशन से. देखिए बेटा, यहां पे हम सेल साइकिल बनाएंगे, ठीक है, सेल साइकिल यहां पे हम बनाएंगे. बेटा ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, और यहां पे होता है M फेज, एंड यहां पे बेटा M फेज. यानी ये जो तीन फेज है, ये इंटरफेज में और M फेज. और जब सेल डिवाइड नहीं करते, ये एक रेस्टिंग फेज में चली जाती, इसको हम G0 फेज कहते हैं. अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर हम बात करेंगे S फेज की, S फेज में बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो जाती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है S फेज में. अगर हम बेटा S फेज की बात करेंगे, सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है. ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना बेटा, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, एक बार हो जाती है S फेज में. S फेज सिंथेसिस फेज, यहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हो जाती है एक बार, वंस, एक बार यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हो जाती है. तो यहाँ पे जब रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बट डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है बेटा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बट डीएनए डबल हो जाता है, जो आप डीप में पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में. बट यहाँ पे अगर हम एस फेज की बात करेंगे, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है. एस फेज इज सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन एक बार हो जाती है. अगर हम इस डीएनए की रेप्लिकेशन की बात करेंगे बेटा, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, इसमें बेटा 8 to 10 आवर्स लगते हैं
एंड लॉट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज हो जाते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा 500 to 1000 डीएनए पॉलीमरेज का यूज हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेजेस का यूज हो जाता है क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को करने में, यानी डीएनए को रेप्लिकेट करने में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस के एस फेज की बात कर रहा हूं। ये जो एस फेज है ना बेटा, यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है। तो यहां पे एक बार रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है एंड ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें 8 to 10 आवर्स लगते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में, और ऑलमोस्ट 500 to 1000 डीएनए पॉलीमरेजेस यूज हो जाते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में। अगर हम इस G1 फेज की बात करेंगे बेटा, G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है बेटा, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। G1 फेज में एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है G1 फेज में। और अगर हम G2 फेज की बात करेंगे, G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाती है, यानी एनलार्जमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, एनलार्जमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की एनलार्जमेंट हो जाती है बेटा। सो यहां पे मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूं। G1 फेज में एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स, और 500 to 1000 डीएनए पॉलीमरेजेस यूज हो जाते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में। उसके बाद मैंने बोला बेटा G2 फेज, G2 फेज में एनलार्जमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करेंगे G2 फेज इज फॉलोड बाय द एक्चुअल सेल डिवाइडिंग फेज, दैट इज द M फेज, माइटोटिक फेज, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो जाता है। किसमें, M फेज में। अगर आप सेल चाहे कि मैं रेस्ट करूं तो ये G0 फेज में आ जाती है। तो इन फेजेस में आपको देखना है कि किस में क्या हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में हो जाती है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में हो जाती है। G2 फेज में बेटा एनलार्जमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हो जाता है। G2 फेज इज फॉलोड बाय एक्चुअल सेल डिवाइडिंग फेज कॉल्ड द M फेज। और उसके बाद सेल चाहे रेस्ट में जाए, डोमिनेंस में जाए, देन ये G0 में जाती है। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा चेक पॉइंट्स के बारे में, चेक पॉइंट्स, ठीक है बेटा, चुंगीज जिन्हें हम कहते हैं, ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये चेक करेंगे ये क्या डीएनए रेप्लिकेशन सही में हो रही है कि नहीं, बिकॉज वी आर कोरिलेटिंग सेल साइकिल एंड द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अगर हम बेटा इन चेक पॉइंट्स की बात करेंगे, चेक पॉइंट्स की बात करेंगे, नंबर 1 चेक पॉइंट इज एस चेक पॉइंट, जो ये चेक करेंगे कि क्या अंदर जो इन फेजेस में काम जो होता है क्या ये सही में हो रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स रखे हैं, चुंगीज रखे हैं, यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स रखे हैं नेचर ने, इसीलिए इनको हम चेक पॉइंट्स कहते हैं, जो चेक करेंगे क्या इन फेजेस में सही से काम हो रहा है कि नहीं। नंबर 1 चेक पॉइंट इज एस चेक पॉइंट। ये जो एस चेक पॉइंट है ये एट द एंड ऑफ द एस फेज, एस फेज के एंड पे यहाँ पे बेटा आपको एस चेक पॉइंट मिलेगा, एस चेक पॉइंट मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द एस फेज। यहाँ पे एस चेक पॉइंट आपको मिलेगा, एस चेक पॉइंट आपको मिलेगा। इस एस चेक पॉइंट का क्या काम है बेटा, इस एस चेक पॉइंट का क्या करता है, ये डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन करता है। एस चेक पॉइंट क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट, डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन, इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन। सो एस चेक पॉइंट क्या करता है, ये एस फेज के लास्ट पे होता है बेटा, एंड इसका एक काम होता है ये डिटेक्ट करता है कि रेप्लिकेशन मत इनकम्प्लीट है, क्योंकि एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। इसके एंड पे कुदरत ने एक चेक पॉइंट, एक आर्मी पर्सनल को लगाया है जिसको हम एस चेक पॉइंट कहते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन। सो एस चेक पॉइंट का क्या काम होता है, डिटेक्शन ऑफ incomplete DNA replication, incomplete DNA replication। ठीक है बेटा। नंबर 2 चेक पॉइंट यहां पे अगर हम बात करेंगे दैट इज G2 चेक पॉइंट। ठीक है बेटा, नंबर 2 चेक पॉइंट इज G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट इज नंबर 2 चेक पॉइंट। जो G2 चेक पॉइंट है G2 फेज के लास्ट पे यहां पे होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द G2 फेज यहां पे आपको बेटा G2 चेक पॉइंट मिलेगा, G2 चेक
पॉइंट मिलेगा, G2 चेक पॉइंट मिलेगा। अगर हम इस G2 चेक पॉइंट की बात करेंगे, ये इंश्योर करता है डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं। ये इंश्योर करता है कि ensures number 1 DNA replication is complete, DNA replication is complete। ये इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं। नंबर 2 ये इंश्योर करता है नो डीएनए डैमेज प्रेजेंट, नो डीएनए डैमेज प्रेजेंट, कि डीएनए में मत कोई डैमेज है उसको भी ये डिटेक्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे G2 फेज की बात हो रही है। G2 फेज के एंड पे एक चेक पॉइंट हो तो उसको हम G2 चेक पॉइंट कहते हैं। ये जो G2 चेक पॉइंट है ना बेटा, इसकी ये इंश्योर करता है डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट। क्या डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट है, और ये इंश्योर करता है नो डैमेज ऑफ डीएनए इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होगा तो यहीं पे ये सेल साइकिल को रोक देगा। जैसे मैंने एस चेक पॉइंट एस फेज में मैंने बोल दिया डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन होती करता है। उसके बाद अगर इसको लगेगा कि इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन में एस फेज में हो गई तो उस वक्त एस चेक पॉइंट यहीं पे सेल साइकिल को रोक देगा। ऐसे ही G2 फेज के एंड पे G2 चेक पॉइंट होता है। ये जो G2 चेक पॉइंट है बेटा, ये इंश्योर करता है डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट है कि नहीं, डीएनए में कोई डैमेज है। अगर डैमेज होगा या रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो G2 पे भी चेक पॉइंट लगा है जो वहीं पे सेल साइकिल को बंद कर देगा। ठीक है बेटा, वहीं पे रोक देगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे G1 चेक पॉइंट की, G1 चेक पॉइंट यहाँ पे होता है एट द एंड ऑफ द G1 फेज। यहाँ पे G1 चेक पॉइंट आपको मिलेगा, G1 चेक पॉइंट आपको मिलेगा। अगर हम G1 चेक पॉइंट की बात करेंगे, G1 चेक पॉइंट क्या करता है, डैमेज डीएनए डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, नंबर 3 चेक पॉइंट इज G1 चेक पॉइंट। ठीक है बेटा, G1 चेक पॉइंट इज नंबर 3 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट इज नंबर 3 चेक पॉइंट। अगर हम G1 चेक पॉइंट की बात करेंगे, G1 चेक पॉइंट क्या करता है, डैमेज डीएनए डिटेक्टेड, डैमेज्ड डीएनए डिटेक्टेड। ठीक है बेटा, हो गए 3 चेक पॉइंट्स। और यहाँ पे M फेज के एंड पे भी एक चेक पॉइंट होता है। जब M फेज में, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आ जाएगा, इसके एंड पे भी, M फेज के एंड पे भी एक चेक पॉइंट होता है बेटा। इस चेक पॉइंट को हम कहते हैं M चेक पॉइंट, या दूसरा नाम भी है इसका स्पिंडल चेक पॉइंट, स्पिंडल चेक पॉइंट। ठीक है, स्पिंडल चेक पॉइंट। अगर हम बात करेंगे M फेज के एंड पे भी एक चेक पॉइंट, उसको हम M चेक पॉइंट कहते हैं या स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। जो स्पिंडल चेक पॉइंट इट ऑकर्स एट द मेटाफेज, मेटाफेज में होता है, ऑकर्स एट द मेटाफेज। ठीक है, ऑकर्स एट द मेटाफेज, ये मेटाफेज में होता है। कौन, ये M चेक पॉइंट। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली अटैच्ड टू द स्पिंडल। ये इंश्योर करता है कौन, M चेक पॉइंट इंश्योर करता है बेटा, ये इंश्योर करता है ऑल क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, all chromosomes are properly attached to the spindle fiber, or properly attached to the spindle fiber, ये इंश्योर करता है कि क्या सारी क्रोमोसोम प्रॉपर्ली स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए कि नहीं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या करता है, नंबर 2 फंक्शन क्या इसकी, इट प्रिवेंट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, इट प्रिवेंट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने आपको सेल साइकिल और डीएनए रेप्लिकेशन को कोरिलेट करके दिया है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के 2 मेन डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, M फेज एंड इंटरफेज। M फेज इज माइटोटिक फेज, M फेज में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मिलेगा। और जो इंटरफेज है बेटा, इसमें G1S एंड G2 फेज होता है। और उसके बाद मैंने बोला कि जब सेल डिवाइड नहीं करती है, ये एक फेज में चली जाए, इसको हम G0 फेज करें, इसको हम
स्टिंग फेज कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला ये जो एस फेज है ना बेटा, इंटरफेज का एस फेज, इसमें सिंथेसिस ऑफ द डीएनए हो जाती है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हो जाती है एक बार, एंड ये लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स 8 to 10 आवर्स एंड 500 to 1000 डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूज हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बोला आपको G2 फेज, G2 फेज में बेटा एनलार्जमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हो जाता है। उसके बाद मैंने बोला आपको G1 फेज, G1 फेज में एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। उसके बाद मैंने बोला जो G2 फेज है, G2 फेज में एनलार्जमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ये जो G2 फेज को फॉलो करता है एक्चुअल सेल डिवाइडिंग फेज कॉल्ड माइटोटिक फेज, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बोला कि चेक पॉइंट्स होते हैं, हर किसी फेज के एंड पे चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि क्या इन फेजेस में सही से काम हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो दैट लीड्स टू द डेडली डिजीज लाइक द कैंसर, लाइक एनी अदर डिजीज, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इन चेक पॉइंट्स का काम होता है चेक करना है कि ये इंश्योर करना है कि क्या सारे फेजेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम एस फेज के एंड की बात करेंगे, यहाँ पे एस चेक पॉइंट आपको मिलेगा जो डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन करता है, क्या इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन मत है यहाँ पे, तो यही पे ये सेल साइकिल को रोक देगा अगर इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन होगी एस फेज में, ये एस चेक पॉइंट का काम होता है। उसके बाद G2 फेज के एंड पे G2 चेक पॉइंट होता है। ये जो G2 चेक पॉइंट है ये इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं या डीएनए डैमेज मत है। अगर ये चीजें होगी तो यही पे सेल साइकिल को ये सीज कर देगा। उसके बाद मैंने आपको बोला G1 चेक पॉइंट डैमेज डीएनए डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। और M फेज में भी चेक पॉइंट होता है, इसको M चेक पॉइंट कहते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट इट ऑकर्स एट द मेटाफेज, और इसकी फंक्शन होती है ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर, क्या सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच है कि नहीं, और इट प्रिवेंट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये प्रिवेंट करता है कि क्रोमोसोम्स में मत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने आपको इसके साथ कोरिलेट करके दिया। अब नेक्स्ट 5 मिनट का टॉपिक है वो है कैंसर, कि कैंसर जो है, जो कैंसर, अगर आपके पास कैंसर पेशेंट एज यू आर डॉक्टर, अगर आपके पास कैंसर पेशेंट आ जाएगा, अगर उसकी सेल्स आप देखोगे तो वो सेल्स किस फेज में होंगे, ठीक है बेटा, और उसको इसके साथ क्या रिलेशन है वो भी आपको बस 5 मिनट में पढ़ना है। उसके साथ यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो आप बेटा ऊपर लिखेंगे कैंसर, CANCER, कैंसर। अगर हम कैंसर की बात करेंगे, व्हाट एक्चुअली इज कैंसर, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेसिव डिवीजन ऑफ द सेल्स, एक्सेसिव डिवीजन ऑफ द सेल्स, एक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स में एक्सेसिव डिवीजन हो जाता है, ठीक है बेटा। इन कैंसर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स आर इन माइटोसिस, इन कैंसर large quantity of cells are in mitosis, and most of them in S phase, most of them in S phase, most of them in S phase। तो अगर हम बात करेंगे कैंसर के, व्हाट एक्चुअली इज कैंसर, जब एक्सेसिव डिवीजन हो जाएगा सेल्स का जब एक्सेसिव डिवीजन हो जाता है ना, उसको हम कैंसर कहते हैं, जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको डीप तरीके से कैंसर पढ़ना है, बट यहाँ पे कोरिलेट करना है डीएनए एप्लीकेशन के साथ, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल के साथ। अगर हम किसी कैंसर पेशेंट को लेंगे, उसके सेल्स को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द कैंसर ड्यूरिंग कैंसर, ठीक है बेटा, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेल्स जो है ना बेटा, ये माइटोसिस में होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन द एस फेज, सिंथेसिस फेज में ज्यादा हो जाते हैं। ये जो सेल्स है ना बेटा, कैंसर पेशेंट्स के सेल्स जो होते हैं ना, ये ज्यादा एक तो माइटोसिस में होते हैं और मोस्ट ऑफ देम इन द एस फेज, इसीलिए इसमें रेप्लिकेशन एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाती है। जब डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स हो जाता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। और यहाँ पे यूज किया जाता है बेटा टोपोआइसोमेरेज, यहाँ पे यूज किए जाते हैं टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स,
इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं एज ड्रग्स। ठीक है बेटा, ये जो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स हैं ये एस फेज में जाके वहां पे न्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा और डीएनए को काट देगा। जब न्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा तो एस फेज में से जो सेल्स निकलेंगे उनमें अच्छे से रेप्लिकेशन नहीं हुई होगी, तो वो वहीं पे उनको चेक पॉइंट्स वो सीज कर देंगे और ज्यादा सेल्स आगे नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, तो वहां पे हम यूज करते हैं एज ए टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स एज ए ड्रग्स। तो यहाँ पे एक तो मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन, एक तो मैंने आपको बेटा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया, यूकैरियोट्स में इसकी डिफरेंस देखी। उसके बाद सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन को कोरिलेट करके दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको कैंसर के साथ यहाँ पे कोरिलेट करके दिया। तो कैंसर के दौरान यहाँ पे बेटा मैक्सिमम सेल्स माइटोसिस में होती हैं, मोस्ट ऑफ दिन इन द एस फेज, और टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं एज ए ड्रग्स। ठीक है, टू ट्रीट द कैंसर, बिकॉज टोपोआइसोमेरेज की न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो डीएनए को काट देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन चाहे आपकी प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में हो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये लेक्चर्स के नोट्स बना के एक बार रिवीजन करके आप किसी भी बुक पे जाए जो नीट रिलेटेड होगी, हर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और अच्छे से कमेंट कीजिए सो दैट हमें भी मोटिवेशन आ जाए और आप भी अच्छे से पढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।